केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार लॉन्च की है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस शताब्दी में यानी 2100 से पहले पूरी दुनिया भर के पेट्रोलियम और ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बढ़ क्यों रहे हैं? आपको बता दें कि पेट्रोल खत्म होने वाला है और वापस बनने में इसे 50 साल तक लग जाते हैं, बट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कंजप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे टाइम पे पूरी दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जरिया ढूंढा जाए जिससे हमारी गाड़ियां और शहर बिना पेट्रोलियम के ही चल सके। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो शायद भविष्य में पेट्रोल की दिक्कत को पूरी तरह खत्म कर दे। इस टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स। फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये इंजन चलते किस पे हैं और इनका फ्यूल फ्लेक्सिबल एग्जैक्टली कैसे है। दोस्तों, एथेनॉल एक काफी प्रीमियम फ्यूल है जिसको नॉर्मल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। आपने पेट्रोल पंप पे ऑक्टेन 87 वाला फ्यूल तो देखा ही होगा, जिसको कभी कभी पावर वाला पेट्रोल भी बोला जाता है। एक्चुअली में वो पेट्रोल ही है जिसमें 10% एथेनॉल होता है। आपको बता दें कि एथेनॉल को प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी ओवरऑल एनर्जी पेट्रोल से कम प्रोड्यूस होती है। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल को यूज करें और 1 लीटर प्योर एथेनॉल को, तो पेट्रोल 30% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बात इंटरेस्टिंग होनी तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि एथेनॉल बनता कैसे है। जैसा हमें पता है कि पेट्रोल बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन एथेनॉल बनाने के लिए पता है क्या लगता है? गाय का चारा। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। एथेनॉल बनाने के मेनली 2 तरीके हैं। फर्स्ट शुगर एंड स्टार्च बेस्ड एंड सेकंड सेलुलोज बेस्ड। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जितने भी क्रॉप्स होती हैं जिनके बीज से किसी तरह का मैदा या आटा बन सकता है, हम उसे एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से एथेनॉल तो मिलता ही है, साथ साथ इन क्रॉप्स का ऑयल भी निकल जाता है। सिर्फ यही नहीं, घास, लकड़ी और भूसे से भी एथेनॉल बन सकता है। मतलब एथेनॉल प्रोडक्शन पूरी तरह से हमारे हाथ में है और हमें इसे बनाने के लिए कोई 50 साल रुकने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, एथेनॉल को यूज करने के और भी कई फायदे हैं। जैसे ये फ्यूल सर्दी में फ्रीज नहीं होता है, तो पेट्रोल टैंक को गाड़ी चलाने से पहले वार्म अप नहीं करना पड़ता। एंड ओवरऑल एथेनॉल पेट्रोल जितना गर्म भी नहीं जलता है, तो इससे इंजन भी ज्यादा गर्म नहीं होता। इसके अलावा एथेनॉल फ्यूल बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते, तो इंजन की सर्विसिंग भी बहुत ही कम करानी पड़ती है। अब बात करें अगर इसकी हिस्ट्री की, तो एथेनॉल एज ए फ्यूल सबसे पहले 1826 में यूज हुआ था। आपको बता दें कि निकोला सोटो, जिन्होंने मॉडर्न इंटरनल कंबस्शन इंजन को बनाने में हेल्प किया था, उन्होंने सबसे पहले एथेनॉल को ही अपनी प्रोटोटाइप इंजन को फ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया था। उस समय एथेनॉल तब ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था और ज्यादातर इसे लाइटिंग में ही यूज किया जाता था, जहां इसका पहली बार लार्ज स्केल पर यूज हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में हर देश को फ्यूल की बहुत जरूरत पड़ रही थी और हमेशा शॉर्टेज रहने की वजह से लोगों ने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। बात करें अगर मॉडर्न एथेनॉल मार्केट की, तो ये 1970 में ही शुरू हुई है, जब पेट्रोल के दाम आसमान छूने शुरू हुए। दोस्तों, यूएसए ने काफी पहले ही एथेनॉल के इम्पोर्टेंस को जान लिया था। यूएसए में कॉर्न यानी कि मक्के की प्रोडक्शन हमेशा काफी स्ट्रॉन्ग रही है और गवर्नमेंट के सब्सिडीज और पर्क्स की वजह से फार्मर्स खुशी खुशी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कॉर्न उगा लेते थे। दोस्तों, 1970 वो समय था जब पेट्रोल को और एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें लेड मिलाया जाता था, लेकिन लेड हमारी सेहत और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनफैक्ट आप जानते ही होंगे कि लेड एकदम जहर की तरह होता है। उस समय एथेनॉल ने लेड की जगह बड़े ही आराम से ले ली क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत आसान थी, उससे कुछ भी एनवायरमेंटल या हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे और वो एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा था जिसके लिए लेड का यूज हो रहा था। 1980 के बाद यूएस के सारे कॉर्न फार्मर्स ने अपना कॉर्न एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए देना शुरू कर दिया ताकि उनकी फसलों की वैल्यू बढ़ सके। वहीं 1990 में कार्बन मोनोऑक्साइड पे काबू करने का एक लहर सा उठ गया, जिसके चलते एथेनॉल की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रेजिड्यू कम निकलने से इससे पोल्यूशन कम होता था। दोस्तों, आज की तारीख में एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए ने बाकायदा लॉज भी बना रखे हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे यानी FFVs पे। दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पहली बार 1996 में स्वीडन में यूज हुई थी। आप ऐसे इमेजिन करो, एक साधारण इंजन है, बट वो सिर्फ डीजल या पेट्रोल की जगह यानी सिर्फ एक फ्यूल की जगह वो कई सारे फ्यूल के मिक्सचर पे चल सकती हैं। बस वही होता है फ्लेक्स फ्यूल इंजन। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ब्राजील और यूएसए में ऑलरेडी ऐसी व्हीकल्स रोड पर चल रही हैं।
इन इंजन्स में सेंसर लगे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप का फ्यूल यूज हो रहा है और उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एथेनॉल काम कैसे करता है और फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स कैसे उसको यूज कर पाते हैं। आप ये भी जान गए हो कि एथेनॉल फ्यूल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक आखिर उठा कैसे। दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसका सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया का सीरियल एंड पल्सेस प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। आपको पता ही होगा कि हमारा देश एग्रीकल्चर के मामले में कितना आगे है। इंडिया के पास काफी अच्छा मौका है अपने सरप्लस ग्रेन सप्लाई को, जो यूजुअली एक्सपोर्ट हो जाते हैं, उसको देश के व्हीकल्स चलाने में यूज किया जा सके। दूसरा रीजन है एनवायरमेंट। दोस्तों, एथेनॉल एनवायरमेंट के लिए पेट्रोल से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि एथेनॉल यूज करने वाले व्हीकल्स कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल E85 जो एक पॉपुलर इथेनॉल फ्यूल है, जिसमें 85% इथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल, ऑलमोस्ट ना के बराबर एमिशंस देता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर बस 10% इथेनॉल होता है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड काफी कम प्रोड्यूस करता है और इससे उस पेट्रोल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तीसरा रीजन है जॉब क्रिएशन। दोस्तों, एथेनॉल प्रोडक्शन किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि लोग अब उनसे गेहूं और बाजरा सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूल बनाने के लिए भी खरीदेंगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी और रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। चौथा रीजन है सेल्फ डिपेंडेंस। जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि इंडिया के लिए ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर ये देश फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को अपना ले तो हमारे देश को बाकी देशों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। पांचवा और आखिरी रीजन है सेविंग्स। दोस्तों, इंडिया ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज पर लगभग 42,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस 27 लाख मेगा टन तक कम हो गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और फार्मर्स को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। दोस्तों, इंडिया का ये EBP प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा और इनका टारगेट है कि 2026 तक इंडिया का 20% फ्यूल ब्लेंडेड होगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में एक स्पीच के दौरान ये बताया था कि ऑटोमोबाइल कंपनीज ने वादा किया है कि वो 6 महीनों के अंदर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बनाना शुरू कर देंगे। गडकरी जी ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट अभी एक प्लान पे काम कर रही है, जिससे 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने बताया कि TVS मोटर और बजाज ऑटो अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल इंजन को बनाना शुरू भी कर चुकी हैं। फार्मर्स ने भी चावल, मक्के और गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। और दोस्तों, ये सब बस कहने की बातें नहीं हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए सारे मेजर कार मेकर्स को एक एडवाइजरी इशू किया था और इस महीने हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया। दोस्तों, नितिन गडकरी ने 11 अक्टूबर को टोयोटा कोरोला अल्टिस कार को अनवील करी थी, जो इंडिया की सबसे पहली फ्लेक्स फ्यूल कार इंजन है। कोरोला अल्टिस एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा है और आगे हमें ऐसी बहुत सी कारें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, ये सब तो बात हो गई फ्लेक्स फ्यूल इंजन के प्रोग्रेस के बारे में, बट अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये फ्यूल इतना ही सस्ता है, इजिली अवेलेबल है और एफिशिएंट भी है, तो सभी देश इस फ्यूल को यूज क्यों नहीं कर रहे। तो आपको बता दें कि इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है इशू ऑफ लैंड। दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा कि मक्का, गन्ना और अनाज से एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ये सभी फसलें ऑब्वियसली खेतों में ही उगेंगे। साथ ही बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एथेनॉल को बड़े पैमाने पर बनाना होगा। इन दोनों बातों का ये मतलब है कि फसलों को भी बड़े पैमाने पर उगाना होगा, जिसके लिए कई एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब समस्या ये है कि किसी के पास इतनी जमीन है ही नहीं, जिससे लोगों को जमीन किराए पर लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब ये बिजनेस मॉडल रिस्की इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर किसी साल बारिश या इरिगेशन की दिक्कत हुई या एथेनॉल का दाम गिर जाता है, तो जिसने भी किराए पर जमीन ली होगी वो काफी मुश्किल में पड़ सकता है। दूसरा रीजन है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल डिस्टिलेशन। ये काफी मजे की बात है कि एथेनॉल को जिस पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, वो खुद बिना इन दोनों के चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों, एथेनॉल प्रोडक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है डिस्टिलेशन, जिसमें रॉ एथेनॉल को गर्म किया जाता है, तब जाके प्योर एथेनॉल मिलता है। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि एथेनॉल बनाने के लिए काफी ज्यादा पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है, और एथेनॉल जितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उतना ही उसके प्रोडक्शन में एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तीसरा रीजन है अनाज के रेट में बढ़ोतरी। अब दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि एथेनॉल बनाने से अनाज की शॉर्टेज होगी और खाने के दाम भी पेट्रोलियम की तरह बढ़ जाएंगे। एथेनॉल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट है मक्का। अगर एथेनॉल का दाम बढ़ता है तो मक्के के दाम भी बढ़ जाएंगे। इससे नुकसान उन लोगों का होगा जो मक्के के बीज में इंटरेस्टेड हैं। इससे गाय भैंसों के लिए मक्के का चारा देना भी महंगा हो जाएगा
तो बेसिकली इस सब से हमें ये पता लगता है कि एथेनॉल के काफी फायदे हैं, लेकिन अभी पूरी दुनिया उस मुकाम पर नहीं है जब वो पूरी तरह से इथेनॉल पर शिफ्ट कर जाएं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, एथेनॉल के फायदे उसके नुकसान को छुपा पाएंगे या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं।